बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की खुशियाँ एक मरतबा फिर मुबारक। कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। आप के सामने रंगारंग प्रोग्राम है जो मुख्तलिफ एंकर्स हमारे जितने भी चैनल्स के हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो लेके आ रहे हैं और उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। उन शख्सियात के जो आप वैसे तो उनको टीवी पे अक्सर देखते हैं, लेकिन उनकी शख्सियात के ऐसे पहलू हैं जो कम व बेशी दिन वो किस तरह अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, बल्कि उनकी फ़ैमिली से मुलाकात कराएंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन उनकी फ़ैमिली में क्या करते हैं और वो अपने काम के अलावा और कौन कौन से काम हैं जो करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन लतीफ़ खोसा साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं ये सोच रहा था अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन कराने बैठ जाऊँगा तो इनके इंट्रोडक्शन में हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो यू ऑल नो हु ही इज़ फ्राम बीइंग गवर्नरशिप एंड स्टार्टिंग फ्राम एज अ लॉयर। एक लंबी फहरिस्त है इनके तमाम तर कामों की, कारनामों की। उस हवाले से बातचीत करेंगे। साथ इनके बैठे हैं अहमद अयान खोसा साहब, और ये छोटे खोसा साहब हैं और ये पढ़ते हैं। मैंने इनसे थोड़ी सी गपशप लगाई थी बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ दिस प्रोग्राम। आपको इनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊँगा। और साथ इनके फादर बैठे हैं, यानी लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे बैठे हैं, बलखशेर खोसा साहब। खोसा साहब, ऑल खोसास, वेलकम टू द शो सर। आपसे सर स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है और लोग जानना चाहते हैं कि जी हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद, क्या करते हैं आज, बड़ा फेस्टिविटी का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपने ख़ानदान की जानिब से, घर वालों की जानिब से और अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम अहले वतन को मैं इस दुआ के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए। ईद असल में बुनियादी तौर पर तो बचपन में हुआ करती थी जब आप ईदी मांगते थे। अब जब आप ईदी देने के पोजीशन में आते हो तो फिर तो आपकी सोच है कि हम जब हाई कोर्ट्स में आते हैं तो सारा का सारा जो है वो हमला इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, उनके साथ भी हमारा एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो भी खिदमत करते हैं और फिर वो जो है तवक्को भी रखते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसमें वो शामिल होते हैं, हमें भी खुशी तस्कीन होती है। और इस महंगाई के दौर में अगर किसी को कोई अपने बच्चों को कुछ तोहफे जाके देता है तो उसमें आपकी एक थोड़ी सी शराकत हो जाती है और एक दिल को तस्कीन होती है। इसी तरह आपका जो स्टाफ होता है, इसी तरह आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं उनकी जानिब से भी वो, और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब है होता है। सो ईद के ऊपर तो ये है, ये खुशियों का, ये सेवैयाँ की ईद कहते हैं। पहले पहले तो सेवैयों से आप शुरुआत होते, नमाज़ में पढ़ते हो, उसके बाद जो है फिर घर वालों से दोस्त अहबाब आते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। और इसी तरह बच्चों को तो ये तो ईदी मांगते हैं, ये तो कहते हैं ईदी पहले दो तो फिर बात होगी। तो इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है मिलने जुलने में। असल चीज़ तो ये है कि ईद भी, ये ईद सेवैयाँ हो या ईद कुरमा हो, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला आपको खुसूसन रमज़ान के बाद जब आप एक उस भूख और प्यास से गुजरते हो जो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है, एक तो आपका अपना जो है जिस्मानी और रूहानी आपकी जो है एक वो होती है, पाकीज़गी आती है आपके अपने अंदर। दूसरा आपको एहसास होता है कि गरीब आदमी जिस नादार है, जिसके घर में जो है वो इस अहल नहीं है, उसकी भी आपको तकलीफ़ और दुख का एहसास होता है। तो मकसद ये है कि आप लोगों में वो खुशियाँ बांटो और उनका दुख दर्द में शरीक हो, और इसी तरह अहले वतन और इंसानियत के लिए हो। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर इस्लाह का पहलू देखकर अगर उस पर किया जाए बजाय इसके कि आप उसको और ये ऐसा मौका है जहाँ खर्च करने में अल्लाह इसमें आपको फरामानी देता है। और अच्छा सर, एक चीज़ वो ये है कि आप माशाल्लाह बहुत सारे मनसब हैं जो निभा चुके हैं और अब भी बहुत सारे मनसब पर आप किसी न किसी तरह जो है वो प्राइवेटली प्रोफेशनली जो है बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज होंगे। अब ईद एक ऐसा त्यौहार है कि फैमिली को उसका टाइम चाहिए, वो एनी प्रोफेशनल हो उसकी फैमिली उसका वक्त मांगती है। आप मैनेज कैसे करते हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए, ईद ही नहीं, मैं समझता हूँ ये हमारा थोड़ा सा सोसाइटी में ये बिल्कुल आया है कि आजकल जो है वालिदैन और बड़े अपने बच्चों को टाइम वक्त नहीं देते हैं। माँ अपनी जगह पे मसरूफियत का
उसकी एक होता है, बाप का अपना एक जो है उसका होता है, बच्चे ग्लूड हैं वो उसके साथ, टीवी के साथ, उनके साथ जो वो सोहबत चाहते हैं माँ बाप की, कुर्बत चाहते हैं बुजुर्गों की, उनसे वो इस्तिफादा चाहते हैं, नसीहत चाहते हैं, उनको एक सिम्बॉलिकली देखना चाहते हैं, और वो उसका फुकदान बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि राह रबी भी हो रही है सोसाइटी में। हमारे बच्चों की जो आप देखते हैं यूनिवर्सिटी या स्कूलों में जाते हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी आपके सोशल मीडिया जो है बताता है कि कौन सी कबाहतें आ जाती हैं। इसी तरह टीवी पर या इस पे नेट पे आप चिपके रहना, उसकी भी आपकी जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया। अब पेरेंट्स जो है उनको पिकनिक पे बाहर नहीं लेके जाते हैं, उनको आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं, उनकी वो नशोनुमा, वो ग्रोथ, वो उनको जो एक्सपोजर उससे होता है। सोशल गेट टुगेदर में भी हमारी कमी आ गई है सारी इस चीज़ की। जहाँ फ़ायदे आए हैं वहाँ यकीनी बात है, तो मैं समझता हूँ इसमें तवाज़ुन होना चाहिए। आपने मुझसे पूछा है तो जाहिर है, देखें अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ को अपना वक्त दे सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कोई रिजर्वेशन नहीं समझता कि मेरा चूँकि ऑपरेशनल एरिया बहुत वसी हो गया है, यहाँ से लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी मुल्तान, और फिर अपना जो है पेशे के अलावा वकला के साथ, दोस्तों के साथ, फिर पार्टी के मामलात जो है उनके साथ मीटिंग्स में और दूसरे तीसरे मशावरत में, मुकदमात। मैनेज कैसे करते हैं लोग? तो ये जानना चाहते हैं कि जी आप मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज सभी, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपकी नीयत और इरादा मुसम्मम है तो आप हर चीज़ कर सकते हो। मैं नहीं समझता कोई ऐसी फुकदान है, और अल्लाह ताला ने तो वैसे ही कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन की तहों में और आसमान की फ़िज़ाओं में इतनी ताकत और वुसअत दी है, तुम तजस्सुस करो, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, इसको तसख्खर करूँगा। तो अगर आप रिसर्च और थिंकिंग करते हो और एक आप उसके अंदर डूब जाते हो, तो उसमें आपकी राहें खुलती चली जाती हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और उसी में तरक्कियाँ होती हैं। आप देखें जिन्होंने तजस्सुस किया है, यानी तहकीक की है, जिन्होंने मेहनत की है, ज़मीन की तहों से कौन कौन सी चीज़ें नहीं निकली हैं, यूरेनियम से लेके, तेल से लेके, गैस से लेके, हर चीज़ जो है आप देखें। इसी तरह आसमान की फ़िज़ाओं में आप देखें, ना सिर्फ आपने जेट चला दिए, जहाज़ें चला, आपने तसख्खर कर, अल्लाह ने आपके लिए तसख्खर कर दिया, फासले समेट दिए, इंटरनेट ने ग्लोबलाइज कर दिया। आप यहाँ बैठ के दुनिया सारी में कॉन्फ्रेंस कर सकते हो और कर रहे हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ आज ये जो बच्चे हैं ये हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, यकीन कीजिए कि एकदम ये नेट लेंगे और उस पर जो है आपको हर चीज़ की रिसर्च करके खोल के रख देंगे। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूँ जहाँ आपकी विल है वहाँ आप हर काम कर सकते हैं। आप इस जनरेशन और इस जनरेशन, हमारे सामने आज 3 जनरेशन हैं, इन तीनों जनरेशन्स में अब हम इस जनरेशन पे चलते हैं। आपसे पूछते हैं बलख साहब, ये बताइए, सबसे पहले तो बताइए, बीइंग हिज सन, अगर हर शख्स को अपना बाप बड़ा अजीज़ होता है, आप इनको एज फादर एंड एज प्रोफेशनल, हाउ डू यू सी हिम? There are two questions which you have asked me. Definitely एक बाप और बेटे का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा सोच हो नहीं सकती. So I found him as a wonderful father, and in addition to that he's a wonderful friend. अच्छा, बाप जब दोस्त हो जाए तो मेरा ख्याल है वो आपको बाहर ज़्यादा दोस्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती. You can discuss anything with him. Your personal life, your family life, definitely the head of the family. Not everything. Well, a few things. Well, a few things. Can be discussed with a father. So इसलिए मैं ये समझता हूँ कि as being a father or professionally तो definitely not as being a, now I'll talk as a junior lawyer. So when I like hear from different people and from the judiciary as well, to my associates, my juniors के, वो कहते हैं कि आप खोसा साहब के चैम्बर में हैं तो लतीफ़ खोसा साहब से जितना सीख सकते हैं वो सीखें, बिकॉज ये प्रोफेशन की उस मेराज पे हैं जहाँ पर हम भी नहीं हैं. सो मीनिंग द बाद जब जुडिशरी अपने मुंह से ये अल्फाज बोले, तो आई थिंक सो बीइंग ए son and being an associate, being a junior, we feel privileged and lucky enough to have learning from a person who lives in us, who lives in our blood, and we live in his blood. So that's what I can comment upon. ये बताइए कि आप इसके अलावा भी बहुत
جو ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں پاکستان سے باہر. پروگرام سے پہلے آپ سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی. میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتائیے کہ کھوسا صاحب کے صاحبزادے جو ہے وہ کون کون سی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور کچھ ریلیجیس بھی اچیومنٹس ہیں جو آپ نے حاصل کیے ہیں ان آسٹریلیا, اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے گا. اور ابھی آپ کی موجودہ جو ہے ہاؤ یو آر گیٹنگ along with things. دیکھیں آئی گریجویٹڈ ان 99 میں وکالت شروع کی, اور لکیلی آئی ہیڈ دا آنر ٹو بی دا ینگسٹ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ ملتان. اچھا, یہ 2004-5 جب میں بنا تو پھر ہم نے جو میرے والد نے آئین بنایا تھا اس کو میں نے ریسکیجول کر کے دوبارہ اس کو میں نے بنایا, بیکاز جب تعداد بڑھ جاتی ہے کمیونٹی کی لائرس کی, سو یو نیڈ ٹو میک امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن, سو دیٹ واٹ آئی had the honor to amend it and change it and being the signatory of that. زبردست. پھر اللہ پاک نے 7-8 سال فیڈرل کاؤنسل گورنمنٹ آف پاکستان کا, پھر 2 ملکوں میں ود دا اسٹیٹس آف ایمبیسڈر آف دا کمیونٹی ویلفیئر ونگ, پہلے لنڈن میں تھا پھر آسٹریلیا میں تھا. لنڈن میں میں نے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی جو جیلوں میں تھے ان کو ریپیٹریٹ کروایا. 560 تھے جب میں گیا, and I was transferred to Australia, تو وہ 210 رہ گئے تھے. اچھا. پھر آسٹریلیا میں گیا, آئی واز ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو آسٹریلیا. میں نے اپنے سیکرٹری صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی مجھے آپ نے ٹرانسفر کر دیا بغیر میرے پوچھے. لیکن آپ کو جا کے ریلائز ہوا ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہوا گیا. ایبسلیوٹلی. جب میں ادھر گیا تو پھر کمیونٹی نے کہا کہ وی وانٹ کہ قرآن پاک کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جائے. میں نے کہا وائی ناٹ. سو آئی موو دیٹ موشن ان ٹو دا پارلیمنٹ. ڈان ہارون تھے پریزیڈنٹ آسٹریلین. اچھا. سو انہوں نے پھر اس کو یونانیمسلی پارلیمنٹ سے اپروو کروایا, اور پھر سیریمنی کی جس میں انہوں نے کہا گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے میں نے ریپرزینٹ کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ این آنر فار دا مسلم کمیونٹی رادر این آنر فار دا مسلم اما, دیٹ آؤٹ آف 106 نان مسلم کنٹریز قرآن از ناؤ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دا آسٹریلین پارلیمنٹ. سو اللہ پاک نے شاید کام لینا تھا, تو یو نیور نو اللہ نے کیا کام لینا ہو آپ سے. آئی نیور تھاٹ آف اٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ ماشاء اللہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں اور ایک بڑے لمبے عرصے سے ہیں. دس واز بائی چوائس اور بائی فورس؟ ناٹ ایٹ آل, اٹ واز بائی چوائس. وائی؟ میں دیکھیں فادر کو دیکھ کے یا کزنس فیملی سارے دیکھیں I mean, why not politics? Why not bureaucracy? And why not now? دیکھیں آپ کی جو سب سے پہلے خاموش طبیعت میں جو ہر گھر میں بچہ ہمیشہ خاموش طبیعت ہوتا ہے, اینڈ ہی از آن دا واچنگ بریف. وہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے فیملی انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک سو یہ بچے کے اندر ایک چیز ایبزارب ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, بیکاز اس پیشے میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ جس طرح کمیونٹی کے اور ہیومینٹی کے سروس دے رہے تھے. سو آئی تھنک سو آئی چوز اٹ بائی چوائس. بائی چوائس. اینڈ لکنگ ان ٹو مائی فادر. احمد, آپ مجھے یہ بتائیے, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ آپ عید والے دن عیدی کتنی اکٹھی کرتے ہیں بابا سے اور دادا سے؟ صحیح بتانا ہے. Unfortunately, I can't really answer the exact number, but it's a good amount. It's a secret. It's a good amount. اچھا تو احمد یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہوگا عیدی والا معاملہ. ادر دین دیٹ آپ پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ As of right now, I have exams in May. مائک پاس کرنا. As of right now, I have exams in May, and I'm studying really hard for that. And yeah, so right now it's only studying and nothing else. Nothing else. Not Only that studying. تو فرینڈس کہاں پہ گئے آپ کے؟ Friends. کوئی ہابی؟ What do you do? I mean, other than studies. My hobbies are playing basketball with my friends in school. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ اب بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کوئی پلان کیا ہے, کوئی سوچا ہے میں نے یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے؟ I'm thinking of getting into a business or making my own business company or something. And I could do law, but Don't do it. Don't do it. There's enough of law. Yeah, I don't really want to do law, so I think it's mainly business. And yeah, that's it. Business. That's it. And why business? Business, it's I don't know. I enjoy it. You enjoy it. چلیں اوکے جی. اچھا اب ایک بریک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام ہمارا جاری ہے. لطیف کھوسا صاحب ود دی انٹائر فیملی, ود ہز سن اینڈ ود ہز گرینڈ سن موجود ہیں, اور ان سے مزید ابھی میں نے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ईद की इस पुरमसरत मौके पे हम आपकी मुलाकात जो करवा रहे हैं वो खोसा फैमिली से करा रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब और उनके साथ अहमद आयान खोसा साहब बैठे हैं और बलक शेर खोसा साहब बैठे हैं। 3 जनरेशन हमारे साथ खोसा फैमिली की बैठी हैं। खोसा साहब, आप माशाल्लाह आप बड़े अहम और बड़े आला मनसब पर भी रहे, लोग इस हवाले से जानते हैं। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोग मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जो हमारे खुसूसन व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। ये बताइए कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, आप अपनी जो भाभी हैं हमारी, आप उनके बारे में कुछ हमें बताइए। आई मीन अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। देखें, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। हमारे बारे में ये जो आपने कहा कि लोग जानना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आता है तो कोई भी उसका चीज़ पे ना नहीं होती है। कहते हैं कि किसी को अगर आपने वो उसका किया पाचा करना हो तो सियासत में उसको ले आओ, फिर उसके बाद जो है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हिस्ट्री बताने की भी। तो हमारी तो बड़ी क्लियर होती है। ठीक है, देखें, जाहिर है कि पहले हमारे ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा कंसर्वेटिव किस्म का हमारा माहौल होता था। जाहिर है खोसा फैमिली जो है एक बलोच फैमिली है हमारी, और हमारा जो ताल्लुक़ होता है धरती के साथ, ज़मींदारा के साथ, ज़मीन के साथ होता है। और उसमें पहले यही होता था कि जो है अंदर फैमिलीज़ ही के अंदर रिश्ते हों ताकि जो अपनी आपकी प्रोटेक्ट रहे जायदाद या आपके जो मिल्कियत है वो बिखरे ना। तो वो बात ख़त्म हो गई जब हमारा एजुकेशन आई। मेरे वालिद साहब इसके परदादा और उसके दादा वो जो थे, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द खोसा फैमिली। अच्छा। लेकिन उनकी अंग्रेज़ी जो है ग्रेजुएट सिर्फ होते हुए भी वो इतनी एक्सेल करती थी माशाल्लाह कि आज का डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट भी उसके बराबर नहीं आ सकता। बहुत खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग भी थी, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी। और माशाल्लाह वो जब जुल्फ़िकार खोसा साहब के वालिदैन मर्डर हो गए तो मेरे वालिद साहब सरदार साहब खान खोसा वो चीफ ऑफ द फैमिली तमन्दार भी सरबराह बने। और उस वक्त प्री पार्टीशन के ज़माने में तमन्दार को जुडिशल पावर्स भी होती थी, रेवेन्यू पावर्स भी होती थी। और वो सारा जो ट्राइबल बेल्ट हमारी डेरा गाजी खान की खोसा तुमन में उनका जो है पूरा एक लुक आफ्टर भी करते थे अपनी ट्राइब को और सारा। तो जो जो हमारी एजुकेशन आई तो जाहिर है कि एजुकेशनल एक्सेलेंस की तरफ हम आए। तो लाहौर में तालीम हुई, हुसैन एंथनीज़ में और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इस तरह। तो फिर वो हमारा जो है काफ़ी फासले हो गए। हमारे फैमिली में एजुकेशन जो है फीमेल में नहीं हुआ करती थी, हमारी फैमिली में है। हमारी सारी बहनें माशाल्लाह डबल ग्रेजुएट्स हैं। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो एक एजुकेटेड थे। मेरी वालदा जो है मेरी तो वालदा वो थी, उनका सगे भाई जो थे वो आसिफ खोसा के वालिद थे, तो वो भी पढ़े लिखे थे। और ये हमारी जो विंग है फैमिली की, ये काफ़ी एजुकेशन आई। और हमने हमारी देखा कि हमारी बहनें वो भी डबल ग्रेजुएट, आगे से हमारे बच्चे माशाल्लाह वो भी ग्रेजुएट। तो हमने एजुकेशनल एक्सेलेंस को जो है अपनाया। और हमारी एक फैमिली की विंग में ये मीडियोक्रेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू एक्सेल। आपको जो है वो जाहिर है कि नहीं है कबूल, मीडियोक्रेसिटी कबूल नहीं है। सो हमने तो जान मारी है उस मामले में। जाहिर है फिर फासला जब हो गया तो फिर आपकी मैरिजेस भी आपकी चॉइस की होनी शुरू हो गई। फिर वो मिस मैच हो गया जो फैमिली में हमारी दूसरी विंग ऑफ फैमिली, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। इसलिए फिर हमारी वो मैरिजेस बाय चॉइस आई। और माशाल्लाह मेरे चारों बेटे जो हैं वो 3 लॉयर्स हैं और चौथा माशाल्लाह डॉक्टर फैसल खोसा, वो भी कॉन्टिनेंट्स 3 कॉन्टिनेंट्स में उसने एक्सेल किया है। और इस वक्त वो वैनकूवर में है। अच्छा। और माशाल्लाह ये उसने कोई इतने कैनेडियन और अमेरिकन अवार्ड्स मिले और यूरोपियन अवार्ड्स मिले। वो भी बहुत अच्छा कर रहा है एंड इज राइट ऑन टॉप। आपने कभी अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस किया कि ये प्रोफेशन में करें, ये ना करें? नहीं, डायरेक्शन दी या नहीं, आपने खुद उनको करने दिया? नहीं, देनी भी नहीं चाहिए। लेट देम
You see, you can take the horse to the river, but you can't make him drink. So آپ کو اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے آپ کو بچوں کو ان کی چوائس دینا پڑے گی. جو ان کی پسند کی چیز ہے پیشہ ہے, جو ان کی پسند کی چیز ہے وہ اسی کو, جس طرح کہہ رہے تھے کہ دوست بھی ہیں, تو دوستی میں آپ کوئی چیز تھرسٹ نہیں کرتے ہو. والدین پیرنٹیج کا آپ ہیجمنی ان پہ تھرسٹ نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے آپ جبری ان کو تو کروا لیں گے کہ اگر آپ نے لاء کروانا ہے یا میڈیکل کروانا ہے یا انجینئرنگ کروانی ہے کروا لیں گے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے, نہیں ایکسیل نہیں کرے گا. پھر وہ ایک لمٹ تک آ کے جو ہے پھر وہ رک جائے پھر گا, وہ میڈیوکر رہے گا. تو میڈیوکر سٹی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بدخشیر کھوسا صاحب, جس طرح ابھی فرمایا آپ کے والد صاحب نے کہ کبھی میں نے انفلوئنس نہیں کیا اور کبھی بھی پش نہیں کیا, اور آپ نے بھی کہا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. آپ میں میری سمجھ کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق جو صلاحیت ہیں ان میں ایک وکالت کی یا اس سے جڑی تو ہے, اس کے علاوہ میں نے سنا آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. ہمیں ایک تو نعت سنائیے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا پیشن ہے آپ کا یا کیا ہے؟ میں پڑھتا نہیں, وہ پڑھاتے ہیں, تو اس کے آپ کے سوال کا یہ جواب دے دیا میں نے. اٹ از بیانڈ مائی کنٹرول. زبردست. میں 2 شعر پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بلکی زبان تمہارے لیے. بہت خوب جی. جی یہ نہ سمجھیں کہ کھوسے صرف وکیل اچھے ہیں, کھوسے خود کفیل ہیں. آپ نے سن لیا ہے. زبردست زبردست. ایک بریک ہے جی, اس بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کی ہماری خصوصی نشریات پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے کیپٹل ٹی وی پہ. ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب اور ان کی جو ہے بیٹے موجود ہیں, ان کے گرینڈ سن بھی یہاں پر موجود ہیں, اور انہی کی جانب ہم بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا احمد ایان کہ آپ نے عیدی کا بھی مجھے بتا دیا, آپ نے اپنی ہابیز کا بھی بتا دیا, آپ نے اپنے مجھے فیوچر پلان کا بھی بتا دیا, آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں اور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ وکیل ہو سکتے ہیں, لاء میں جا سکتے ہیں. یہ بتائیں پولیٹکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی پولیٹکس ملک میں چل رہی, کو دیکھتے ہیں, کوئی دادا کسی سے بات کر رہے ہوں, بابا کسی سے بات کر رہے ہوں, کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہو. آئی مین ڈو یو فیل اینی تھنگ فار اٹ؟ So basically with politics, I don't really know much. If I be honest with you, I don't really know much about politics. I know it's kind of a bad thing because our families really. It's a bad thing. I'm not sure if it's a bad thing, but I don't really know anything about politics that much. Plus, I don't really get into it because it's a very controversial topic. Politics is a very controversial topic. So I don't really want to get into it at such a young age. Someone has told you about it, not to speak on it, right? No, it's also I don't want to speak about it as well. It's a very controversial question. Okay. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادر دین باسکٹ بال کوئی اور اسپورٹس آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نو. Not really. ٹریولنگ اچھی لگتی ہے؟ Yes. کہاں کہاں ٹریول کیا؟ I've been to Canada. I've been to Paris. And I've been to Dubai multiple times. I think 2 or 3 times now. And I've also been to You went Makkah. London also. Yeah, Achha. London. I also went to Saudi Arabia.
And सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा it's probably Canada, I think. अच्छा, Yeah. कनाडा सबसे अच्छा लगा. चलें, गुड. अच्छा खुदा साहब, सर ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम डीजी खान, जो मैंने स्टडी किया आपके बारे में, जो मैं जानता हूँ, वकालत का आपने वहाँ से आगाज़ किया, फ्रॉम अ लॉयर, अ यंग लॉयर, टू द पोजीशन ऑफ अ गवर्नर, और फिर आप अटॉर्नी के भी, आप अटॉर्नी जनरल भी रहे, और वो भी मैंने आपसे पूछना है कि वो फिर कुछ मसले मसाइल भी हो गए थे 2008 में उस आपकी पोजीशन के हवाले से, और फिर आपने वो छोड़ दिया ग़ालिबन. उसके बाद आप एडवाइज़र के तौर पे फ़राइज़ ग़ालिबन सर अंजाम देते रहे. हाउ डू यू सी योर एंटायर करियर एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू द यंगस्टर्स लाइक हिम, लाइक एनीवन? Well, I think the youngsters, as you've seen, I mean, they really want to do something, to be something in life, and they feel that probably politics is not something for them. तो ये एक अच्छी बात है, बजाय इसके कि ओवर पॉलिटिक्स हो, हर बंदा पॉलिटिक्स में आए. तो लेट द यंगस्टर्स चूज देयर ओन पाथ एंड पैसेज. तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, देखिए मेरा तो ये था कि मेरे वालिद ने कहा पुत्र नौकरी नहीं करनी. नौकरी के कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे उन्होंने जो है शुरू से ही फोकस उन्होंने करवा के इंग्लिश से मुझे उर्दू मीडियम में रखा. उन्होंने कहा अंग्रेज़ ने 2 किस्म के सिस्टम यहाँ राइज किए थे इस मुल्क में, एक रूलिंग एलीट के लिए और एक जो है अपना वो इसके लिए स्लेव्स के लिए, यानी अवाम के लिए. वो तो कॉलोनियल थे, जाहिर है कॉलोनियल रूलर्स थे, और हमें तो वो स्लेव्स ही समझते थे ना तब काउंटर. तो उसने एक इंग्लिश मीडियम रखा, डियर सर फादर फलाना फलाना, वे आँख में आँख डाल के तो बड़ी प्राइड के साथ आ रहे हैं. वो इंग्लिश मीडियम जो है जिसमें आपने ओ लेवल और ए लेवल कह लें, या उस वक्त सीनियर कैम्ब्रिज और जूनियर कैम्ब्रिज हुआ करता था, बाद में ये ओ लेवल ए लेवल आ गया. तो दूसरा था ये वर्नाकुलर में किबला काबा मोहतरम फलाना फैज़ गंजूर हजूर, मतलब इतना ज़्यादा हैमर करो उसको कि उसको बताओ कि तुम जो है कीड़ा हो और ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है फासला है इसके अंदर. तो यू हैव टू ब्लेंड इट, बिकॉज कॉलोनियल सिस्टम से आप निकल के आप एक आज़ाद ममलिकत के लिए आ रहे हो. आपको सारी सोच बदलना है, आपको सारा एजुकेशन करिकुलम बदलना है, आपको सिस्टम बदलना है. बदकिस्मती से ये हो नहीं पाया है. हमने इसको जो है अपनी एजुकेशनल सिस्टम में भी नहीं बदला है, हमने कवानीन भी नहीं बदले हैं. ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा. हम आज भी 1800 कुछ के कानून लेके चल रहे हैं, 1908 के कानून लेके चल रहे हैं. आप अपने सारे वो देख लीजिएगा, उसमें हमने पैच वर्क्स किए, पैच वर्क्स कभी काम नहीं किया करते हैं. हमने सब्सटैंशियल जस्टिस को किल करके हमने प्रोसीजरल रैंगलिंग्स में उलझा के रख दिए. अब ये क्या हो रहा है यहाँ आप देखें कि पंजाब में क्या हुआ, मरकज़ में क्या हुआ, कि आप देखें कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव हुआ, और उसमें जो है रखने निकाले गए कि किस तरह से हमने ओथ नहीं देना है, किस तरह से हमने आइन को जो है हमने साइड ट्रैक करके हमने जो है एक रास्ते निकालने हैं. तो ये दीजा प्रोसीजरल रैंगलिंग जिसमें उलझा के आपने सारी चीज़ को कन्फ्यूजन की, और उस कन्फ्यूजन के नतीजे में सिर्फ ये नहीं कि आपने उधर उलझाव किया, आपने ज़हनी खलफशार अवाम के अंदर भी पैदा कर. तो सर ये तो इवेंचुअली सोसाइटी को और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको नुकसान पहुंचा रहा है. मेरी तो ये समझ है. पहुंचा रहा है, लेकिन देखिए ना यही है, आज़ादी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप आज़ाद कॉलोनियल आपने अंग्रेज़ को भगा के बाहर फेंक दिया. आपको ये सारा निज़ाम भी बाहर फेंकना चाहिए था. आपको सारा निज़ाम तब्दील करने की, आपकी फ़िक्री सोच सलाहियतें जो है आपने बरूए कार लानी थी. आपने अपनी उन अज़मत ऊला को जो आपके मुसलमानों की थी, उनको आपने दोबारा उजागर करके आपने इनकलकेट करना था कि हम तिब में भी जो है हम नंबर 1 थे, हम अलजबरा ज्योमेट्री में नंबर 1 थे, हम फल्कियात में नंबर 1 थे. हम दुनिया की किसी चीज़ में आप देख लें, मुसलमान ने वो का मुकाम ज़रा देखें, अबू सीना से लेकर और आप सारा. और हम अब क्या हुआ है कि अब हम मूजिद नहीं है, मुजावर बन के रह गए. अब मूजिद कोई और है जिसने तजस्सुस किया, जिसने रहे. और हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी बदकिस्मती से 3 टियर्स पर मुतहारिब चल रहा है. एक इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ए लेवल ओ लेवल, वो जो है बिल्कुल एक एलीट क्लास को जो है वो कैटर करता है. दूसरा हमारा पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मुतहारिब जा रहा है. तीसरा हमारा मदरसे से जो तलबा निकल रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट टियर पे चल रहे हैं. तो हम
ये हमारा मुस्तकबिल का ढांचा बने। मैं जब गवर्नर था तो मैंने बड़ी कोशिश की कि इसमें हम आहंगी पैदा की जाए। मुझे याद है उस वक्त खबरें आती थी आपकी, बहुत सारे चांसलर्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ के मुलाकातें होती थी। ऐसा ही है, मैंने कहा था जाओ जाके इंटरनेशनल बैकलरेट सिस्टम को स्टडी करो। नॉलेज बेस्ड ईरा है, इसमें हमें नॉलेज बेस्ड ईरा में हमें एक सिर्फ जॉब सीकर्स पैदा नहीं करने हैं आप, मैंने कहा जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हो जो डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढते फिरेंगे। एंड यू नीड 36 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years। और वो जो है उनको, चूँकि आपकी आबादी की रेशो जो है वो ये है कि आपके 60-70% जो है लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। आपके पास बहुत बड़ी एक ह्यूमन रिसोर्स है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, पेट्रियाटिक, लेकिन आप इनको कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव नेशन बिल्डिंग में, कौमी तामीर में इनको धारे में लेकर आए। आखिरी सवाल सर आपसे, चूँकि जो आप बात कर रहे हैं इस बात का लार्जली ताल्लुक मेरिट से है। आप माशाल्लाह वकील, बल्कि बहुत सारे जो है वो काम आप कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े मनसब पे रह चुके हैं। बीइंग अ लॉयर आपने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की भी वकालत की, बीबी शहीद के भी आप वकील रहे। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, आप जरदारी साहब को बड़ी करीब से जानते हैं, जरदारी साहब और बीबी शहीद दोनों में मेरिट की ज़्यादा पासदारी कौन करता था? देखिए इसमें तो दूसरी राय हो नहीं सकती है कि जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मुकाम था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो 4 साल के 5 साल मिले, बीबी शहीद ने तो अपनी जो है 25-26 साल की सियासत में सिर्फ 4 साल इक़्तिदार मिला। बाकी तो बीबी ने अपोजिशन में की, जेलें काटी और जेलों के बाहर बैठ कर बच्चों की और खामन की जो है इंतज़ार करती थी पेशियों में। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का हौसला, सब्र, उनकी एक जो है अपनी जो बसीरत है, वो आज के जो सियासतदान हैं उनके मौजूदा हालात के मुताबिक वो नबाज हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। दोनों में चूज किसको करेंगे सर आप मेरिट पर? व्हिच वन नहीं, वो तो बेनज़ीर भुट्टो को, वो नो अदर मैच। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है सर, मलक शेर साहब ये फरमाइएगा कि आपने यहाँ पर भी काम किया और कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान से भी बाहर काम किया और कर रहे हैं, और आपने दोनों सोसाइटीज़ को ज़ाहिर करीब से देखा और देख रहे हैं, और आप एक कानूनदान और बहुत सारे फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले के साहबजादे भी हैं। बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी एंड ए प्रोफेशनल, आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी यंग जनरेशन को, क्या एडवाइस देते हैं हमारी यंग जनरेशन को, व्हाट दे शुड डू while doing in their lives? I think so, एजुकेशन जो है उसको छोड़े मत। और नंबर 2, वी आर born for one purpose, anyone, to serve the humanity, to be closer to God, and that's the only way। एक दूसरे की हेल्प आउट करें, एक दूसरे की मदद करें, चाहे आप मॉरली कर सकें, आप रिलीजियसली कर सकें, एथिकली कर सकें, मॉनेटरी वाइज कर सके, जिस हालत में जिस कैपेसिटी में कर सके, अच्छा गाइड करें। नेशंस तभी बनती हैं जब एक दूसरे को आप बगैर जाने पहचाने, बगैर ज़ात पात के, बगैर रिश्तेदारी के आप उसको पुल ऑन करते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं। सो आई थिंक सो दैट्स व्हाट वी शुड डू। लोगों के ऐबों को भूल जाएं और उनकी दुरुस्तगी करते 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 अपनी ज़िंदगी को सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच बलक शेर खोसा साहब, अहमद अयान खोसा साहब और लतीफ़ खोसा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारी आज की ट्रांसमिशन, हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। इंशाल्लाह आप तक मज़ीद जो है ऐसे ही प्रोग्राम जो है वो पहुँचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप तक यूँ ही हम मज़ीद प्रोग्राम लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।